आज हम लोग मौलिक अधिकार विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि मौलिक अधिकार है क्या। जो मानव के समस्त अधिकार हैं, जितने भी अधिकारों की कल्पना की जा सकती है, उसको मानवाधिकार कहते हैं। और उन मानवाधिकारों में कुछ अधिकार इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालन में उन अधिकारों का अप्रतिम महत्व होता है। इसलिए उन्हें विशेष महत्व देने की दृष्टि से संविधान में उल्लिखित कर दिया जाता है और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान कर दिए जाते हैं कि अगर कभी कोई सरकार ऐसी आ गई जो उन मौलिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ करना चाहे तो वो कर नहीं सकती है। तो मौलिक अधिकार किसी भी देश में नागरिकों के वो अधिकार होते हैं जो उनके लिए अत्यंत अपरिहार्य होते हैं, उनके एक गरिमामय जीवन जीने के लिए तथा साथ ही साथ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान के लिए भी ये अधिकार अत्यंत आवश्यक होते हैं। इसलिए विशेष महत्व देने के लिए इन्हें संविधान में ही उल्लिखित कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों के इतिहास पर। हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर अधिकारों की चर्चा करें तो आधुनिक रूप में अधिकारों की थोड़ी बहुत चर्चा सन 1215 में मैग्ना कार्टा के बिल द्वारा ब्रिटेन में थोड़ी बहुत चर्चा की गई थी, जिसका कोई वैधानिक आधार नहीं था, एक परिचर्चा थी। बाद में मौलिक अधिकारों को सन 1789 की फ्रांस की क्रांति आप देख लीजिए, या उसके पहले 1688 में जो ब्रिटेन में गरिमामय क्रांति हुई जिसे रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं, वहाँ भी आप देख लीजिए यह तय किया गया कि जनता के अधिकार के बिना, जनता के सहमति के बिना उनके ऊपर कोई टैक्सेशन आरोपित नहीं किया जा सकता, यानी कि संपत्ति का अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार होगा। हालांकि ये उल्लिखित नहीं किया गया। आप जानते हैं ब्रिटेन का संविधान लिखित संविधान नहीं है, परंपरागत संविधान है, विकसित संविधान है, तो वहाँ लिखित प्रावधान नहीं है। लेकिन आप याद करिए, जॉन लॉक एक विचारक है जो संपत्ति का अधिकार, जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में, वो प्राकृतिक अधिकार कहता है, उसे ही आज हम मौलिक अधिकार की श्रेणी में रख सकते हैं, थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ। लेकिन मौलिक अधिकारों का पहला लिखित इतिहास अमेरिका के संविधान में मिलता है, जहां मौलिक अधिकारों को बाकायदे संविधान में दर्जा दिया गया। और आज भारत का जो संविधान है, यह मौलिक अधिकारों की प्रेरणा अमेरिका के संविधान से ही लेता है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा संविधान बनके तैयार हुआ और इसे लागू किया गया 26 जनवरी सन 1950 को, तो हमारे देश के संविधान के भाग 3 में कुल 7 मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया था। यह अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक। अनुच्छेद 12 और 13 में राज्य को परिभाषित किया गया है, जहां यह कहा गया है कि राज्य किस प्रकार इसकी रक्षा करेगा और राज्य कैसे इन अधिकारों में कटौती करने का अधिकारी नहीं होगा, या किन शर्तों के साथ कभी आवश्यकता पड़ी तो इन अधिकारों को स्थगित कर सकता है। सन आर्टिकल 14 से लेके 18 तक समानता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 शिक्षा, संस्कृति इत्यादि के अधिकार। विशेष रूप से इसे अल्पसंख्यकों के लिए इसे संविधान में दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 30 जो अब निरसित हो गया है, जिसमें संपत्ति का अधिकार था, उसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा जनता पार्टी की सरकार ने सन 1978 में निरसित कर दिया, यानी समाप्त कर दिया। अब वह मौलिक अधिकार न होकर संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बन के रह गया है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 क में स्थान दिया गया है। जो अनुच्छेद 32 है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अर्थात जो हमारे 5 मौलिक अधिकार अभी वर्तमान में हैं, अगर इन मौलिक अधिकारों में कहीं कोई इंक्रोचमेंट होता है, कहीं इसको कट करने की कोशिश की जाती है, इसे रोकने की कोशिश की जाती है, इसे समाप्त करने की कोशिश की जाती है, तो अनुच्छेद 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करके इन अधिकारों की बहाली कराई जा सकती है। आप जानते हैं अनुच्छेद 32 में 5 तरह के रिट हमको दिए गए हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में कानूनी समानता, अर्थात कानून के सम्मुख हर व्यक्ति बराबर है।
न तो कोई कानून से ऊपर है और न ही कोई कानून के बाहर है, तो सब कानून के अधीन है और कानून के सम्मुख सब समान है। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और जेंडर, इसके आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता। अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता। अनुच्छेद मतलब वही कि सामाजिक रूप से किसी व्यक्ति के साथ इन्हीं उपरोक्त 5 आधारों पर, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और जेंडर, इनके आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 आर्थिक समानता, यानी कि राज्य के अंतर्गत प्राप्त होने वाले रोजी रोजगार, नौकरी इत्यादि में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार होगा और उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। हालांकि आप यह भी जानते हैं कि संविधान के धारा 16 की उपधारा 4 में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए यह व्यवस्था की गई है। ध्यान रखिएगा, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। फिर अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, और मतलब कोई भी किसी के साथ छुआछूत इत्यादि का बर्ताव नहीं करेगा। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, और इस प्रकार 14 से लेके 18 तक समानता का अधिकार, 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रताएं अभी वर्तमान में हमें मिली हुई हैं, और वह स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति यानी बोलने की आज़ादी, कहीं देश में आने जाने घूमने फिरने की आज़ादी, अपना संघ या संगठन बनाने की आज़ादी, कहीं कोई सभा करने मीटिंग करने जो शांतिप्रिय हो करने की आज़ादी, कहीं भी घर बनाने बस जाने इत्यादि की आज़ादी। इस प्रकार ये स्वतंत्रताएं हमको इसमें मिली हुई हैं अनुच्छेद 19 में। इसी में प्रेस की आज़ादी, कई बार पूछा जाता है कि प्रेस का आज़ादी मौलिक अधिकार है तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 19 के तहत। अनुच्छेद 20 में आप जानते हैं कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बन सकता जो पीछे से लागू किया जाए, बैकडेट से लागू किया जाए, यानी कि भूतलक्षी कानून को की मनाही की गई है। और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि हर व्यक्ति को के साथ कानूनी रूप से न्याय होना चाहिए। उसको टारगेट करके, इसका यही उद्देश्य है कि किसी व्यक्ति को टारगेट करके इस तरह का कानून न बने, व्यक्ति या व्यक्ति समूह टारगेट करके इस तरह का कानून न बने। अनुच्छेद 21 स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार। तो जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार का मतलब कि विधि की स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी व्यक्ति को उसके प्राण से, उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण से वंचित करना है तो उसे विधि की स्थापित प्रक्रिया के सिवाय और किसी तरीके से वंचित नहीं है। विधि की स्थापित प्रक्रिया का मतलब आप जानते हैं, जैसे फांसी देना इत्यादि देना, यह सब के अंतर्गत ये सब किया गया है। आप यह भी जानते हैं कि अनुच्छेद 21 में सन 2010 में भारत सरकार ने एक एक्ट पास किया जिसमें कहते हैं शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया। और यह एक्ट जो है वह 86वें संविधान संशोधन जो पास किया गया था शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करते हुए, उसके अनुपालन में सन 2010 में 1 अप्रैल 2010 को भारत सरकार ने एक संसद से एक अधिनियम पारित किया और शिक्षा के अधिकार को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मुफ्त कर दिया। ये उनका फंडामेंटल राइट है और इस प्रकार से अब मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार दर्ज हो गया है। और अनुच्छेद 22 निवारक निरोध के अधिनियम किए गए हैं कि तमाम स्थितियों में कैसे व्यक्ति को गिरफ्तारी से बचाव हो सकता है, व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और इस प्रकार की, हालांकि उसमें कुछ और भी उपबंध किए गए हैं, जैसे कि जैसे निवारक नज़रबंदी किया गया कि जैसे राष्ट्र की और देश की सुरक्षा के लिए कभी कभी गिरफ्तार किया जा सकता है। इस तरह के प्रावधान भी किए गए हैं। अब जानते हैं टाडा जैसा कानून, पोटा जैसा कानून, ये सारे कानून बनाए गए थे। अब 23 और 24 अनुच्छेद जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अनुच्छेद 23 कहता है कि किसी भी व्यक्ति से बेगारी नहीं कराई जा सकती। बेगारी का मतलब बिना पैसा दिए काम नहीं करा सकते, और दूसरी बात ज़बरदस्ती नहीं, उसकी मर्जी के बिना काम नहीं करा सकते। तो अनुच्छेद 23 इतनी बात करता है। अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी तरह का काम नहीं लिया जा सकता, विशेष रूप से खतरनाक चीज़ों में जहाँ खतरे हों, जान का खतरा हो, इस तरह का खतरा हो, वहाँ उसको नियोजित नहीं किया जा सकता। आप ध्यान रखिएगा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को, और यही 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे को फंडामेंटल राइट के रूप में दर्ज किया गया है।
तो बातों में संगति बैठा ली गई है। तो यह अनुच्छेद 24 हो गया। 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर किसी भी धर्म, पूजा पद्धति, इबादत, प्रेयर इत्यादि को अपनाने का अधिकार है और हर व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने, उसकी अच्छाई बताने, अपनी धार्मिक संस्था डालने, उसका संचालन करने, उसका मैनेजमेंट करने इत्यादि का अधिकार प्राप्त है। ध्यान रहे, आप कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति को लालच देके या ज़बरदस्ती दबाव से उसका धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। तो 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 28, 29 और 30 अल्पसंख्यकों के लिए विशेष रूप से है, जो भाषा, संस्कृत, लिपि की रक्षा का अधिकार, यानी कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपनी संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी भाषा, अपनी शैली, अपनी संस्कृति इत्यादि का संरक्षण कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार कहता था वो समाप्त है। और अनुच्छेद 32 जिसमें 5 तरह की रीट हैं। पहली रीट है हैबियस कॉर्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे अदालत में पेश नहीं किया जाता, उसको डिटेन किया गया है इलीगली, तो कोई भी कोर्ट जा सकता है, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और ये डिमांड कर सकता है कि जो हमारा बंदी बनाया गया है व्यक्ति, उसको प्रत्यक्ष किया जाए। तो 24 घंटे के भीतर पुलिस को उसे अदालत के सामने, अगर कोर्ट रिट जारी कर देती है बंदी प्रत्यक्षीकरण का, तो पुलिस को 24 घंटे के भीतर अदालत के सामने पेश करना होता है। इसी तरह परमादेश है कि अगर कोई अधिकारी अपना काम नहीं कर रहा है, अनुदानित कर्तव्य नहीं कर रहा है और उससे आपके मौलिक अधिकार पूरा नहीं हो पा रहे हैं, रुके हुए हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और कह सकते हैं कि साहब फलां व्यक्ति, फलां अधिकारी अपना काम नहीं कर रहा है, जिससे मेरा यह काम रुका हुआ है। तो कोर्ट उसको, सुप्रीम कोर्ट आदेशित करती है कि उसे जो अनुदानित किया गया है कार्य उसे वह करे। इसे परमादेश कहते हैं। फिर आता है प्रतिषेध। कई बार कोई निचली अदालत अपने हैसियत के बाहर, अपने परिक्षेत्र, अपनी शक्ति सीमा के बाहर जाके सुनवाई करती है, जिसमें मालाफाइड इंटेंशन होता है। तो कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और कहता है कि साहब इनकी सुनवाई पर रोक लगाइए, क्योंकि ये जो मामले की सुनवाई कर रहे हैं वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। उसके बाद आता है उत्प्रेषण। अगर कोई निचली अदालत ने सुनवाई कर लिया है और फैसला अपना दे रही हो या देने को हो, तो ऊपर की अदालत में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और कहते हैं कि साहब इन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर सुनवाई की है, इनके सुनवाई के पूरे प्रोसेस को रद्द किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट इस तरह का आदेश जारी करती है, रद्द कर दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या होता है कि किसी चेयर पर कौन इंटाइटल है बैठने के लिए, यानी किसका अधिकार है किसी हैसियत में, किसी कैपेसिटी में बैठने का, तो उसको पोस्ट पद को लेके यह विशेष रूप से मामले आते हैं। और इसमें जब दो लोग आपस में लड़ जाते हैं या विवाद हो जाता है, तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट जाता है और कहता है, उन दोनों में से जाता है और कहता है कि साहब इस चेयर पर बैठने का मेरा अधिकार है, यानी यह पद मेरे लिए है और मैं इसके लिए इंटाइटल हूँ, ये गलत तरीके से बैठे हैं। तो अधिकार परीक्षा की रीट जारी करके उनसे पूछा जाता है कि आप कैसे बैठे हैं, और उनके अगर वो इलीगल हैं तो उनके इस तरह के कृत्य को खारिज किया जाता है। तो ये हमारे मौलिक अधिकार है। और उसके बाद जो ये तो 12 से लेकर 35 तक है, तो जो ये तो धारा 32 हुई संवैधानिक उपचार। उसके बाद 33, 34, 35 जो धाराएं हैं वह इस बारे में बात करती हैं कि जो मौलिक अधिकार है किन किन क्षेत्रों में सस्पेंड रहेगा, या सैन्य बलों के संदर्भ में इसकी क्या स्थिति होगी, इस तरह के अपवाद या इत्यादि की चर्चा की गई इन धाराओं में। अब हम आपको यहाँ ये बताना चाहेंगे कि जो मौलिक अधिकार हैं उनकी जो प्रकृति है वह कैसी है। वह नकारात्मक है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है, कानूनी है और सामाजिक है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति कानूनी है और राजनैतिक है। कानूनी और सामाजिक नहीं, कानूनी और राजनैतिक है मौलिक अधिकारों की प्रकृति। और मौलिक अधिकार वाद योग्य है, यानी कि अगर मौलिक अधिकार हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। और मौलिक अधिकार सीमित है। सीमित का मतलब इस पे तमाम रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये असीमित नहीं है, ये तमाम प्रतिबंधों के साथ हमें मिले हुए हैं। और इस प्रकार
ये मौलिक अधिकार है, और उसके बाद जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो संविधान की संविधान के भाग 4 में है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।